तो सुप्रभातम सुप्रभातम कक्षा 10 के बच्चों को। तो आज हम पुनः चालू कर रहे हैं देव की कविता है कवित्त। तो इस कविता में कवित्त जी जो है बसंत ऋतु का मार्मिक चित्र खींचते हुए बताया है कि प्रकृति का कितना रमणीय और मनोहारी दृश्य होता है कब बसंत ऋतु में, और बसंत ऋतु की रात कितनी सौंदर्यमय होती है। कहाँ प्रकृति के उस जल में, उस अथाह जल में जहाँ पर आकाश अपनी आभा को तारों के साथ, चाँद के साथ या वृक्षों के साथ वह चांदनी रात में कैसे बिखेरता है, इस सौंदर्य को समेटने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसे सौंदर्य प्रकृति में राधिका कृष्ण के साथ अपने प्रतिबिंब को चाँद के इस प्रकाश में जमुना नदी या जल में कैसे दिखाई देती है, या कह दिया जाए कि बसंत ऋतु जो है कैसे राधिका का प्रतिबिंब लेकर के आती है। चलिए। फटिक शिलानी सो सुधारो सुधार मंदिर उदधि दधि सो को सो अधिकाई उमंग आमंद बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाओ देव दूध को सो फेन फैलाओ आंगन फरस बंद तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिलाए होती मोतिन की ज्योति मिलाओ मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा से उजागर लागे प्यारी राधिका को प्रभु सुलागत चंद। यहाँ पर देव जी कह रहे हैं कि चांदनी रात में सुधा मंदिर सारा परिदृश्य एकदम शीतल मंद सुगंधित होता है। चारों तरफ अमृत का रूप स्वरूप दिखाई देता है। उदित दधि सो अधिकाय उमंग, और समुद्र के अथाह जल में उमंग अमंद ऊंची लहरें उठ करके अमंद मदमस्त हो जाती हैं, मदमस्त दिखाई देती हैं। उन लहरों में एक संगीतमय हिलोरे लेते हुए लहरें हमें को आह्लादित करती है, और बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाई दे, और इतना भयंकर लहरें होती हैं कि देव जी कह रहे हैं कि अंदर बाहर चारों तरफ एक हलचल सी मची हुई है, और उस हलचल में बसंत अपने सौंदर्य स्वरूप को चारों तरफ बिखेर दिया है। लहरों पर एक सुंदर सा गीत तैर रहा है। तो देखिए कैसे दूध को सो फेन फैलाओ आंगन वर्ष, और समुद्र के किनारे लहरों की चोट से एकत्रित फेन झाग फैला हुआ। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने हाथों से दूध चारों तरफ दूध ही बिखेर दिया हो, दूध के समान फेन चारों तरफ बिखेर दिया हो। कहने का मतलब है कि सारा दृश्य समुद्र के किनारे का बड़ा ही मनोहारी होता है। ऐसा लगता है मानो बस समुद्र अपने आंगन में अपने जल के धरातल पे दूध की नदियाँ बहा दिया हो। तारा सी तरुणी तमे टाड़ी झिलमिल बहाती, और तारा सी तरुण माने होता है तरुण माने वृक्ष। कहने का मतलब तारे ऐसे जल में दिखाई पड़ रहे हैं, शांत जल में से दिखाई पड़ रहे हैं। वो झिलमिलाते वो तारे झिलमिला करके समुद्र के अंधकार को, समुद्र के नीलेपन को एक प्रकाश में भर देते हैं। तारा सी तरुणी तामे ताड़ी झिलमिल होती, सारे तारों का समूह उस जल पे अपनी सौंदर्य को बिखेर रहे हैं, अपनी जवानी को, अपने जोश को दिखा रहे हैं। मोती की ज्योति मिलो मलिका के मकरंद, मोती की ज्योति, और वो तारे मोतियों की तरह इस लहरों पर मलिका को मकरंद दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है
मकर माने होता है भौरा। भौरा इन मोतियों को चुनने के लिए इस सुंदर अप्सरा की साड़ी में मोतियां जड़ी हुई हैं और मकरंद उस मोतियों को अपने प्रतिबिंब को बार बार देखने का प्रयास कर रहा है। और आरसी से अंबर आभा से उजाई है। आरसी से अंबर में आभासी और आकाश में वो तारे अपनी आभा को बिखेरने के लिए वो समुद्र की लहरों पर झिलमिला रहे हैं। तो ऐसा लगता है मानो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद, ऐसा लगता है मानो राधिका का मुखमंडल, राधिका का सौंदर्य बसंत ऋतु में समुद्र की लहरों पर चंद के समान मोहित कर रहा है, अर्थात प्रतिबिंबित कर रहा है। ये इस प्रकार से पाठ आपका एक खत्म हुआ देव का। अब आगे चलते हैं, अगला पाठ है अगला पाठ है आपका आत्मकथ्य। ये पाठ है, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। इनकी कविता में छायावाद का प्रतिबिंब लगता है। ये पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का एक मार्मिक चित्र खींचते हैं और ये हिंदी संस्कृत और फारसी के माध्यम से अपनी बातों को काव्य में पिरो दिया है। इनकी रचनाएं हैं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमाई इनकी महाकाव्य रचना है, जिसमें प्रलय के समय दो नायक मनु और कामरूपा दोनों का दृश्य है। इसके बाद इनकी और रचनाएं हैं गद्य के रूप में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अस्कंगुत और रुस्वामी। ये नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल के कहानी संग्रह। अपनी कल्पना शक्ति के बल पे साहित्य को एक कोमलता, मधुरता और ओजपन दिया है। छायावाद के कवि होने के साथ साथ इसमें प्रकृति और देश प्रेम दोनों शैली का भी कविता में एक प्रमुख रूप से विशेषता पाई जाती है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं कविता का सही रूप। तो आत्मकथ होता है आत्मा की आवाज़। आत्मकथ देखिए, इस रचना में आपको आत्मस्वरूप में कवि क्या कह रहा है अपने आप को, तो देखिए यहाँ पर रचना आपके सामने है। आत्मकथ मधुप गुनगुना कर कह जाता है, कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते हो ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन पास, तभी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों को बतलाऊं मैं। यहाँ पर कवि कितना अपनी वेदना को कितना बढ़िया सटीक किया है। कवि कहता है कि अपने जीवन गाथा को मन ही मन भंवरे की तरह गुनगुना लेता है, और जिस प्रकार से भंवरा सारी पत्तियों, मुरझाई पत्तियों को छूता नहीं है, कोमल पत्तियों को छूता है, उस प्रकार से मन में एक निराशापन है। निराशा की पत्तियां आज बड़ी घनी है, संकट की घड़ी है, चारों तरफ अनंत नीलिमा में जैसे असंख्य जीवन इतिहास, जीवन एक असंख्य नीलिमा आकाश की तरह है, जिसमें अनेक भावनाएं रूपी तारे पिंड प्रकाशित होते, धूमिल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उसका जीवन की भावनाएं भी कभी उत्साहित होती है तो कभी मुरझा जाती है। और अपने आप में
मलिन होकर के व्यंग मलिन उपहास, अपने आप को व्यंग्यात्मक मलिन उपहास करते हैं, मजाक करते हैं और अपनी दुर्बलता, बीती दुर्बलता को कभी कह रहा है कि मैं कैसे कहूँ, तभी भी कहते हो कह डालो, अर्थात अपनी कमियों को उजागर करना चाहता है। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर तुमको सुख मिलेगा। देखोगे इस गागर रीति, अर्थात गागर मैं अपने छोटे शब्दों में अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ, जिससे गागर जानते हैं। गागर में सागर भरने का काम मैं करना चाहता हूँ, और किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले, मेरी भावनाओं को चोट पहुँचाने वाले। मैं कैसे कहूँ, मुझे डर लगता है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी बहने वाले, अपने को समझो। मेरी जो आत्मकथा है वो आपके एक सीख देने वाली है, लेकिन मेरा रस ले, मेरी आत्मकथा का मजाक उड़ाने वाले अपनी बने, वह गुण तुम्हें भी आएगा, तुम्हें भी दिखाई देगा। यह विडंबना आज से नहीं, बहुत पहले से चली जाएगी। आत्मकथा, किसी की आत्मकथा में एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है, उस पीड़ा को समझने वाले संसार में कोई नहीं है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊंगा, और आप किसी की हंसी उड़ाते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो। भूले अपने या प्रवचना औरों को दिखलाऊँ। अब मैं भूले बिसरे गीतों को, भूले बिछड़े विचारों को आपको मैं कैसे दिखलाऊँ, प्रवचन कैसे दूँ? अगर प्रवचन देता हूँ तो आप मजाक बना देते हो। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ? जीवन की एक पीड़ा है, एक वेदना है, जिसमें एक उज्ज्वल गाथा पड़ी हुई है। मधुर चांदनी रात, जिससे चांदनी रात हो लेकिन चाँद न हो तो चांदनी रात का मज़ा नहीं होता। उसी का जीवन कथा में अपनापन न हो, अपने लोगों का दुख दर्द न हो, तो कोई किसी का अरे खिला कर हंसते होने वाले, अरे खिला कर हंसते होने वाली उन बातों, अरे उन खेलते बचपन में, खेलते जवानी में हमने सब कुछ बिता दिया था, लेकिन बातों में एक उल्लास के साथ साथ निराशापन भी आ गई। मिला कहीं वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर भागा। मैं बचपन में मैंने एक सपना देखा था, उस सपने में अपनापन देखा था, लेकिन कहीं सुख का पता नहीं, सुख मिला नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन पास आते आते अपनापन, अपने लोग आते आते खुशियाँ बिखेरते मुझे निराशापन में मुस्कुरा कर चले गए, मुझे एक पीड़ा दे के चले गए। जिसके अरुण कोपलों को मतवारी सुंदर छाया में, उस अरुण कोपले लाल कोपलों के बीच, लाल सपनों के बीच, लाल भावनाओं के बीच मैंने एक सुंदर छाया में पड़ा रहा। अनुरागनी उषा लेती थी जिन्नी सुहाग, और मेरे जीवन में एक अनुरागनी थी, एक नया सवेरा था, नया जीवन था मधुमाया में। लेकिन सुहाग मधुमाया, सुंदर लगने वाली यह जीवन माया मुझे ठग गई, मुझे निगल गई। उसकी स्मित पाथे बनी है थके पथी की पंथा, और वह भावनाएं आज एक स्मित बनकर रह गई है। मैं एक पथिक की तरह ठाकारा पथ पे चलते हुए थक गया हूँ। सीवन की उधड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, क्या मुझे मेरे इस जीवन की एक पर्थ को उभार करके क्या मेरी कथा को अपनाओगे? नहीं, अपनाओगे नहीं। मुझे मेरी कथा पे आप हंसोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज इतना जीवन बड़ा लंबा है, उनमें अनेक कथित घटनाएं हैं। घटनाओं से निराश होकर मैं आज एक कविता लिख रहा हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनाता मैं मौन? इससे बढ़िया तो लगता है मुझे कि जो आत्मकथा है उसको न सुनाकर अपने आत्म हृदय में लेके बैठा रहूँ, मौन रहूँ। यही मेरा सबसे प्रश्न है। क्या करूँ? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अरे मेरी आत्मकथा को सुन करके मेरे भोलेपन को, मेरे बचपन को, मेरे जवानी को, मेरे निराशा जीवपन को क्या एक ऊर्जा दोगे? कदाप नहीं, कदाप नहीं। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन बता। हाँ, अभी मेरा समय भी है। मेरी आत्मकथा थकी नहीं है, कहने को मैं तैयार हूँ आप कथा को, लेकिन मेरी आत्मकथा सौ मौन बनी हुई है। वह ऐसा लगता है थक कर, हार कर आपसे कुछ कहना चाहती नहीं है। इस प्रकार से
ये आत्मकथ पाठ भी आपका खत्म हुआ। इसके साथ अब आगे आप अपना प्रश्न आगे कर लेना भाई। अब प्रश्न आपको करना है, कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे कवि, क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नाला जी। तो अब सूर्यकांत त्रिपाठी नाला जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि, महान कवि, क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नाला जी का जीवन एक बहुत ही कष्टमय जीवन रहा है। लेकिन कष्टमय जीवन में संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को हमें दिया है। इनकी रचनाओं में एक पीड़ा है, वेदना है, एक खुलापन है। इनका साहित्य जीवन छायावाद को एक दार्शनिकता के रूप में, एक विद्रोह के रूप में, एक प्रकृति के प्रेम के रूप में, एक उदात्त के रूप में प्रकट किया गया है। इनकी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इनकी पीड़ा इनकी कविता है। इस कविता में एक शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रतिकार का भाव भी है। तो कहने का मतलब कि इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी नाला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी कविता में एक क्रांति की भावना कूट कूट के भरी रहती है। इनकी कविता थी, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार बार, एक बार हमको देखा, एक बार टलका को देखा, देख कर सिहर गई बार बार वह तोड़ती पत्थर। तो इनकी कविता में एक क्रांतिकारी भावना बनी रहती है। तो इनकी कविता आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन इनकी कविता, एक कविता का स्वरूप देखिए, बादलों के माध्यम से कि बादल अपनी गर्जन तर्जन से प्रकृति को और कवि को कैसे डरवा रहे हैं, और बादलों को कैसे उत्साहित कर रहे हैं। इन बादलों में कितनी उत्तेजना है, कितनी भावना है, और कवि अपने शब्द शैली से बादलों को एक उत्साह करते हुए, उनमें उत्साह भरते हुए क्या कहना चाहता है। चलते हैं आपको एक कविता लेकर के। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ। कवि क्या कह रहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर घनघोर धराधर ओ, ललित ललित काले घुघुराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छब उर्मेच कब जीवनो जीवन बाले, ब्रज छिपा नूतन कविता भर दो, बादल गरजो। कवि कहता है, हे बादलों अपने काले स्वरूप को, घनघोर रूप को धरा पे गरजो, इतना गरजो, ललित काले घुघराले। ओ उत्साहित बादल, काले मतवाले बादल, ऐसे गरजो, ऐसे बरसो, ऐसे मचलो, जिससे बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बाल कल्पना की तरह, बाल जीवन की तरह तू अपने को आगे बढ़ाओ। विद्युत छवि में तुम्हारे हृदय में बिजली है, तुम्हारे हृदय में कुछ एक उत्तेजना है, जीवन है, न जीवन वाले। तुम नए जीवन के साथ, तुम नए उत्साह के साथ धरती पे बरसो, गरजो, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। और पूरे धरती को, जो धरती प्यास से व्याकुल है, धरती गर्मी की थपेड़ों से व्याकुल है, ऐसा गरजो, ऐसा बरसो, सारी धरती हमारी कविता बन जाए, हमारी कविता में कविता का रूप ले ले। बादल बर गरजो, हे बादलों गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा दलदल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, एक धरती गर्मी के थपेड़ों से व्याकुल है, चारों तरफ निराशा है, गर्मी से व्याकुल होकर सारा मानव जीवन अपलक निगाहों से बादलों तुमको देख रहे हैं। तो क्या करो, विश्व के निधाग से सकल जन, विश्व के इस भयंकरता से सारा संसार व्याकुल है। आए अगाध दिशा अनंत के घन, अज्ञात दिशाओं से आओ, अनंत घनघोर बादलों आओ और
धरती के छाती को अपने शीतल जल से सींच दो, शीतल कर दो, हे बादलों गरजो। चलिए, ये आपकी एक कविता हो गई। तो आज यहीं तक, कल हम आपको पुनः आगे बढ़ाएं।